गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द इंटर वॉर इकोनॉमी, मतलब दो विश्व युद्धों के बीच का समय। तो ये जो पीरियड है ना 1918 से 1939 के बीच का, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है। ये एक टाइम था बहुत बड़े क्राइसिस का, इंस्टेबिलिटी का और इतने बड़े चेंजेस का, जिन्होंने हमारी आज की मॉडर्न वर्ल्ड को जिसमें हम रहते हैं उसको शेप किया है। इसलिए इसको समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आज की क्लास का एजेंडा देख लेते हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड वॉर 1 के इकोनॉमिक शॉक को समझेंगे। फिर अमेरिका की जो एक फॉल्स प्रॉस्पेरिटी थी उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम द ग्रेट डिप्रेशन और खास करके इंडिया पर इसका क्या असर हुआ वो देखेंगे। और लास्ट में कंक्लूजन और हाँ, आपके एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, वर्ल्ड वॉर 1 इकोनॉमिक शॉक। स्टूडेंट्स, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई आम जंग नहीं थी। ये थी द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर, एक बिल्कुल नए तरह की लड़ाई। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये इंडस्ट्रियल वॉर क्या होता है। अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट केयरफुली। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये एक ऐसी जंग थी जिसमें इंसानों से ज्यादा उस देश की इंडस्ट्रीज, उसकी फैक्ट्रीज लड़ रही थी। बड़े बड़े पैमाने पर मास प्रोडक्शन हो रहा था, मशीन गन्स का, टैंक्स का, एयरक्राफ्ट्स का, यहाँ तक कि केमिकल वेपन्स का भी। और इस इंडस्ट्रियल वॉर की कीमत बहुत भारी थी। लगभग 90 लाख सोल्जर्स, 9 मिलियन। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है बच्चों, ये 90 लाख वर्किंग एज मेन थे, जिनके जाने से उनके परिवारों की हाउस होल्ड इनकम खत्म हो गई। एक पूरी जनरेशन का वर्किंग पॉपुलेशन कम हो गया। और अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इस वॉर ने पूरा ग्लोबल इकोनॉमिक पावर शिफ्ट कर दिया। ब्रिटेन, जो अब तक दुनिया की सुपर पावर था, वो एक मेजर डेटा नेशन बन गया, मतलब कर्जदार बन गया। और दूसरी तरफ यूएसए, वो बन गया दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर, यानी सबसे बड़ा कर्ज देने वाला देश। तो एक तरफ यूरोप स्ट्रगल कर रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका में एक अलग ही बूम चल रहा था। चलिए अब हमारे अगले सेक्शन पर चलते हैं, अमेरिकाज फॉल्स प्रोस्पेरिटी। और इसके पीछे का रीजन था द राइज ऑफ मास प्रोडक्शन। तो ये मास प्रोडक्शन है क्या? सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक साथ बहुत सारी चीजें बनाना, मशीन्स और असेंबली लाइन का यूज करके, जिससे चीजें जल्दी बनती हैं और उनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। बेसिकली क्वांटिटी में प्रोडक्शन। और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है हेनरी फोर्ड की असेंबली लाइन। यहाँ स्लाइड पर देखिए। पहला स्टेप, काम एक कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ता है। दूसरा, हर वर्कर बस एक ही छोटा सा रिपेटिटिव टास्क करता है। कोई सिर्फ नट बोल्ट कस रहा है, कोई से व्हील लगा रहा है। और इससे क्या हुआ? स्टेप 3, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा फास्टर और चीपा हो गया। अब जब चीजें सस्ती हो गईं तो उन्हें खरीदने वाले भी चाहिए थे। तो शुरू हुआ बाय नाउ पे लेटर का कल्चर। मास कंजम्पशन को फ्यूल किया गया हायर परचेज सिस्टम से। जैसे आजकल हम ईएमआई पर चीजें लेते हैं ना, बस वैसा ही। लोग कार्स, रेडियोज, रेफ्रिजरेटर्स सब कुछ क्रेडिट पर यानी उधार पर खरीद रहे थे। लेकिन ये जो तेजी थी, ये जो प्रॉस्पेरिटी थी, ये एक कमजोर नींव पर टिकी हुई थी। और फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। हमारा अगला सेक्शन, द ग्रेट डिप्रेशन स्ट्राइक्स। और इसकी शुरुआत हुई 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश से। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। 1929 में यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। इसके बाद 1929 से 1932 के बीच 1,10,000 कंपनीज कोलैप्स हो गईं। सोचो कितनी जॉब्स चली गई होंगी। और 1933 तक आते आते 4,000 बैंक्स बंद हो गए। लोगों की सारी सेविंग्स डूब गईं। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे कॉजेज क्या थे। डोंट गेट कंफ्यूज, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहला कारण था एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन। किसानों ने इतनी फसल उगा दी कि दाम गिर गए। दूसरा, फॉलिंग प्राइसेस, इससे फार्मर्स की इनकम खत्म हो गई। तीसरा, अमेरिका ने दूसरे देशों को बहुत रिस्की लोन्स दे रखे थे। और चौथा, लोग क्रेडिट पर, उधार पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। चलिए अब आते हैं हमारे अगले सेक्शन पर। और मैं सबको बता दूं, दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, इंडियाज इकोनॉमिक हार्डशिप। इस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, तो प्लीज पे क्लोज अटेंशन। इस चार्ट को देखिए, ये 1928 से 1934 के बीच इंडिया के ट्रेड का डेटा है। आप देख सकते हैं कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी लगभग 50% गिर गए और इंपोर्ट्स भी लगभग 50% गिर गए।
और क्योंकि उस वक्त इंडिया एक एग्रीकल्चरल एक्सपोर्टर था, इसका मतलब था हमारे किसानों के लिए कंप्लीट डिजास्टर। तो सोचिए इंडियन फार्मर की क्राइसिस कितनी बड़ी थी। एक तरफ एग्रीकल्चरल प्राइसेस 50% तक गिर गए, उनकी आमदनी आधी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो लैंड रेवेन्यू टैक्स था वो सेम रहा, उसमें कोई कमी नहीं की गई। ये एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन थी। एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेते हैं। बंगाल के जो जूट ग्रोअर्स थे, उनके लिए तो हालात और भी खराब थी। रॉ जूट का प्राइस 60% तक गिर गया। सोच के देखिए, जिन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। और इस कर्ज को चुकाने के लिए इंडेटेड फार्मर्स को अपने घर का सोना तक बेचना पड़ा। ये सोना इंडिया से एक्सपोर्ट होकर ब्रिटेन जा रहा था। जैसा कि फेमस इकोनॉमिस्ट जॉन मेनर्ड कीन्स ने कहा था, द एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड फ्रॉम इंडिया डिड लिटिल टू हेल्प द इंडियन पेजेंट्स। इससे ब्रिटिश इकोनॉमी को तो थोड़ा सहारा मिला, लेकिन इंडियन किसान और भी गरीब हो गया। तो इससे हमें क्या समझ आता है? ये इकोनॉमिक क्राइसिस, ये जो ग्रामीण इलाकों में अनरेस्ट था, इसने हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को और तेज कर दिया। और इसी माहौल में महात्मा गांधी ने 1931 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया। देखा आपने कैसे इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आते हैं हमारी फाइनल सेक्शन पर, कंक्लूजन एंड एग्जाम टिप्स। चलिए इस पूरे चैप्टर को एक 5 मार्क आंसर के लिए क्विकली समराइज करते हैं। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड इज, चलिए की टेकअवेज देखते हैं। पहला, WWI एक इंडस्ट्रियल वॉर थी जिसने ब्रिटेन को बैंकरप्ट कर दिया। दूसरा, यूएस का बूम मास प्रोडक्शन और क्रेडिट पर बेस्ड था। तीसरा, द ग्रेट डिप्रेशन ओवर प्रोडक्शन की वजह से आई एक ग्लोबल क्राइसिस थी। चौथा, इंडियन फार्मर्स सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए प्राइस क्रैश और हाई टैक्सेस की वजह से। और पांचवां, इसी इकोनॉमिक हार्डशिप ने हमारे फ्रीडम मूवमेंट को फ्यूल किया। रिवाइज दीज पॉइंट्स वंस बिफोर द एग्जाम। और क्लास एंड करने से पहले एक क्वेश्चन आप सबके लिए। हमने 1930s के इकोनॉमिक लेसन से क्या सीखा? आज के जो चैलेंजेस हैं जैसे फार्मर डेट या ग्लोबल रिसेशन, क्या हम उन लेसन्स को आज अप्लाई कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। तो स्टडी हार्ड और हमेशा याद रखिए, हिस्ट्री को समझना हमें एक बेहतर फ्यूचर बनाने में हेल्प करता है। आप सबको आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।